बहुत मुश्किल है आज के समय में जॉब ढूंढ पाना। कुदरत आपका सिलेबस कब बदल दे आपको नहीं पता। ये एक नौकरी ऐसी चीज है कि जब भी हम पढ़ लिख कर हम लोग कदमों को आगे बढ़ाते हैं कि अब भाई नौकरी करेंगे। 5 कंट्रीज में ऑफिसेज थे, करीबन 120 प्लस एम्प्लॉइज थे और जो रेवेन्यू था करीबन 35-40 करोड़ इन रेवेन्यू था और अचानक से वो कंपनी बंद कर दी। क्या मैं खुद नौकरी करूं? क्योंकि मैंने तो 10 साल नौकरियां ही नहीं थी। तो वो बड़ा टेंशन का पीरियड होता है कि कंपनी कैसी होगी, सैलरी कैसे देंगे। देखिए, नौकरी तो सबको चाहिए। जो एम्प्लॉय है, जो आज की डेट में पढ़ा लिखा है, या तो कहता है मैं अपना काम करूंगा या मैं कहीं काम। जापान और इंडिया की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जापान में बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड या असाइनमेंट बेस्ड पढ़ाई है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप जो सोच नहीं सकते वो जापान कर चुका है। वो हमसे आज भी 30-35 साल आगे। आज के समय में अगर बात करें तो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जापान में सबसे अच्छा करियर का ऑप्शन क्या है? देखिए, आप सोचिए पहले कि आपको नौकरी क्यों चाहिए। मैं एक वर्ड करेक्ट करना चाहता हूँ आज। जो नौकरी करता है ना, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक ऐसा मुश्किल काम है जिसे करने में अच्छे खासे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नौकरी ढूंढने की। जब भी आप पढ़ लिख कर नौकरी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं तो सबसे मुश्किल होता है ये समझ पाना, ये ढूंढ पाना कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कहाँ हमें जॉब करनी चाहिए, कंपनी अच्छी है या नहीं है, कंपनी के रूल्स कैसे हैं, कंपनी क्या कुछ दे रही है, सैलरी कैसी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपके दिमाग में आते होंगे जब भी आप नौकरी ढूंढने के बारे में सोचते होंगे। लेकिन आज का पॉडकास्ट आपके लिए इतना ज्यादा खास होने वाला है कि ये पॉडकास्ट अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैं आप सभी के साथ कंचन, और आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है ना, मैं लेकर ही उन्हें इसलिए आई हूं ताकि वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे सकें। जी हाँ, नौकरी ढूंढना जितना मुश्किल है, इस पॉडकास्ट में आपको यही बताया जाएगा कि आप नौकरी ढूंढने के अपने सवाल को आसान कैसे बना सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर विवेक जी हैं जो हायर पंडित के फाउंडर एमडी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया कंचन जी, शुक्रिया। और जैसे कि आपके बारे में मैंने सुना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आज का पॉडकास्ट, मैंने पहले ही बताया कि बहुत मुश्किल है आज के समय में जॉब ढूंढ पाना। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक नौकरी ऐसी चीज है कि जब भी हम पढ़ लिख कर हम लोग कदमों को आगे बढ़ाते हैं कि अब भाई नौकरी करेंगे, तो वो बड़ा टेंशन का पीरियड होता है कि कंपनी कैसी होगी, सैलरी कैसे देंगे, बहुत सारे सवाल। लेकिन आपने इस चीज को इजी बनाया हायर पंडित से। सबसे पहले मैं पूछूंगी जर्नी कैसी है, कैसे ये ख्याल आया कि मैं इसे हायर पंडित को लेकर आऊं, लोगों के लिए इसे आसान बनाऊं, कैसा रहा? कंचन जी, ये जो जर्नी है हायर पंडित की, मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है कि कुदरत आपका सिलेबस कब बदल दे आपको नहीं पता। नहीं पता। तो ये जो हायर पंडित की कहानी है, ये मेरे बदले हुए सिलेबस की कहानी है। अच्छा। हायर पंडित से पहले मैं सोर्स पंडित नाम की कंपनी मैंने फाउंड की थी। ठीक है। इन 2007 सेंट लुइस शहर, मिजोरी स्टेट, यूएसए में। ओके। वो कंपनी मैंने करीबन 10 साल चलाई और बहुत बड़ी हुई वो कंपनी। हमारे ऑफिसेज थे, करीबन 5 कंट्रीज में ऑफिसेज थे, करीबन 120 प्लस एम्प्लॉइज थे। ओके। और जो रेवेन्यू था करीबन 35-40 करोड़ इन रेवेन्यू था और अचानक से वो कंपनी बंद करनी पड़ी मुझे। ओके। और जैसे ही वो कंपनी बंद करनी पड़ी तो सवाल उठा, क्योंकि मैंने तो 10 साल नौकरियां ही दी थी। क्या मैं खुद नौकरी करूं या मैं फिर जो मैं कर रहा हूं या मैंने किया है वापस वही करूं। तो जो मैंने बदले हुए सिलेबस की बात की, उस बदले हुए सिलेबस में हायर पंडित मेरी झोली में आ गई। ओके। तो ये नाम जो हायर पंडित है, ये मैंने सोर्स पंडित दिनों में सोचा था, क्योंकि हम बहुत बड़े हो रहे थे। हमने सोचा कि कुछ और सेगमेंट्स खोलेंगे। तो ये नाम मैंने 2015 में रजिस्टर कराया। अच्छा। हायर पंडित, जो यहाँ ये वर्ड पंडित है ना, ये एक नॉर्थ अमेरिकन वर्ड है। ओके। जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, जो PUNDIT। तो मेरे से शुरू में, क्योंकि जब मैं आपसे पुरानी बात कर रहा हूँ तो बहुत लोग ये पूछते थे कि यार
पंडित, क्या आप ब्राह्मण हो, क्या आप भारद्वाज हो, आप तो जैन हो, ये पंडित क्यों आए? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो ये सवाल बहुत कॉमन रहता है कि यूजुअली लोग अपने कास्ट के हिसाब से बिल्कुल। अपने फर्म्स खोल लेते हैं। तो मुझे इस सारी चीज को साफ करने के लिए बहुत टाइम लगा कि जो ये वर्ड पंडित है ये सब्जेक्ट वर्ड है, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हैं। तो ये हायर पंडित की जर्नी फिर यूएस में ही शुरू हुई मेरी। तो मैंने यूएस में एक ऑफिस खोला, फिर मैंने इंडिया में एक ऑफिस खोला, और फिर मैंने ये जर्नी धीरे धीरे धीरे, जब मुझे लगा कि अब मेरे पैर जम रहे हैं वापस, तो 2019 में मैंने जापान ऑफिस खोला। और हम ऑलरेडी अब कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरी जगहों पे भी अपने ऑफिस खोलें, मतलब खासकर मलेशिया और यूएई में, दुबई हमारे रडार पे हैं कि हम अब अपने ऑफिस दोबारा इन जगहों पे खोलें। ठीक है। अब तो हमारा जो लक्ष्य है, देखिए नौकरी तो सबको चाहिए। जो 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 एम्प्लॉय है जो आज की डेट में पढ़ा लिखा है, या तो कहता है मैं अपना काम करूंगा या मैं कहीं काम करूंगा। बिल्कुल। मैं एक वर्ड करेक्ट करना चाहता हूँ आज, जो नौकरी करता है ना वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो चूज कर रहा है कि वो कहाँ काम करेगा। बिल्कुल। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अगर आप किसी के भी दिमाग में आ गई कि भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, उसका नजरिया काम की तरफ से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि फिर वो ज्यादा मेहनत करेगा, बेटर फोकस रहेगा, और जब आप बेटर फोकस रहेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी बेटर रहेंगे। बिल्कुल। तो ये हायर पंडित की जर्नी है, जहाँ पर हमने हायर पंडित को शुरू किया। और मैं परमात्मा में विश्वास रखते हुए, मेरे फादर ने कहा कि चलो यार एक काम करो, जो होगा उसको बोलो, दोबारा से शुरू करते हैं। इनफैक्ट वो पहले फाउंडर हैं हायर पंडित के। ओके। राइट, उन्होंने ही कहा कि चल, और वही मैंने कहा यार किसको पार्टनर बनाएं, विश्वास उठ चुका है मेरा पार्टनरशिप्स पे। तो उन्होंने कहा यार बाप के ऊपर तो विश्वास नहीं उठा। तो इनफैक्ट हमने ही एक पार्टनरशिप फर्म खोली, और जिसमें मेरे फादर और मैं पार्टनर बने, और हम हायर पंडित हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। तो आपकी जो हायर पंडित कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अलग कैसे है? मतलब इसका मिशन और विजन ये दोनों अलग कैसे है? बाकी कंपनी से आप कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, हाउ? कंचन जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। हर आदमी पूछता है कि मैं आप अलग कैसे हैं। बिल्कुल। हम बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हम लोग एम्पावर, जो एक वर्ड एम्पावर है जो यूज तो होता है, लेकिन वो यूज कैसे होता है वो हम करते हैं। हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम कहेंगे आप क्या वाकई नौकरी ढूंढ रहे हैं, या आप सिर्फ मार्केट चेक कर रहे हैं। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आज की डेट में समझना कि रिश्ते बनाना और बिगाड़ना ये नौकरियों में भी होता है। बिल्कुल होता है। तो इसलिए हम आपको एम्पावर करते हैं आपकी सोच को, कि क्या आप रेडी हैं जॉब ढूंढने के लिए, क्या आप सिर्फ एक टेम्परेरी प्रेशर में जॉब ढूंढ रहे हैं, या आपको लगता है कि देखिए अब ये कंपनी की ग्रोथ बंद हो गई है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हम फिर भी कहते हैं देखिए मैं तो एक कंसल्टेंट हूं, जितने लोग नौकरी बदलेंगे हमारा फायदा है। बिल्कुल। लेकिन हमने अपना ये मोटो नहीं बनाया है। हमने कहा यार देखिए आप सोचिए पहले कि आपको नौकरी क्यों चाहिए। क्या आप जाके अपने बॉस से बात कीजिए कि भाई देखिए मेरा मन है, मेरा आगे क्या करियर स्कोप है यहाँ पर, मेरा ग्रोथ प्लान क्या है, मैं आगे 2 साल में, और साथ में समय दीजिए। हम किसी भी कंपनी को समय देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की है, देखिए ग्रोथ तो चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या सामने वाले को समय दे रहे हैं, ये आपने सोचा है कि फिर आप समय दीजिए। समय के बाद जब आपको लगे कि हमने आपका एक तय समय हो गया है, वो नई चीजें हो रही है, फिर देखिए यू आर गुड टू वॉक आउट और यू आर गुड टू फाइंड अनदर जॉब। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ वाइज डिसीजन देन अ हश्ड अप डिसीजन। तो ये हमारा जो ये विजन मिशन क्या है हमारा, कि यार टू बी द बेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म अक्रॉस ग्लोबली। कोई भी कंपनी आए, कोई कहे यार इनको समझ है, इनको पता है, इनके पास आइए, इनसे बात कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझाइए। देखिए हम लोग डिफरेंट कैसे भी हैं, देखिए हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं। हमारा क्लाइंट है, पहले तो हम अपने क्लाइंट का बिजनेस समझते हैं। जब हम बिजनेस समझ लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उसको चाहिए क्या। सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे हम लोग काम नहीं करते हैं।
और ये आज से नहीं, मैं 2007 से ही कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि हमने सिस्टम्स बनाए, हम्म। और जब हमने सिस्टम्स बनाए तो सिस्टम से प्यार हो गया। हम्म। और फिर कई देश देखे जहाँ पर देखा कि यार ये सिस्टम वाकई फॉलो कहाँ होते हैं। हम्म। और जब देखा कि सिस्टम सबसे ज़्यादा फॉलो जो होता है वो जापान में होता है। ओके। हम जापान के लिए हम क्यों बात करते हैं, हम्म। हम जापान बोलते हैं यार कि देखिए जी बेस्ट है, हम्म। टेक्नोलॉजी में बेस्ट है। हम उनकी बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, हम उनके आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं, हम उनके कल्चर की बात करते हैं। हम्म। वो एक दिन में तो नहीं आया। बिल्कुल। हमने सबने सुना कि एटम बम गिरा, हमने ये भी सुना कि उन्होंने 2 साल में वो सब कुछ भूल गए। हम्म। वो क्यों भूले? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया और मेहनत की हम्म। कि आगे कैसे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, बिल्कुल। जैसे अगर हम जापान की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंट्रीज में आप गए, आपने हाँ कहा जी, कि बहुत सारी कंट्रीज हाँ में जी, हमारे ऑफिसेज हाँ भी अब थे थे पहले। और अभी भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। है। तो उन सब में अगर मैं बात करूं, जैसे इंडियंस हैं बहुत सारे, हाँ आप जी, इंडियंस को जॉब, हाँ जी, उनके प्रोफेशंस को जॉब वहां पर ठीक है। करते हैं, सबसे बेस्ट क्या है उनके लिए? जैसे आपने कहा कि दुबई में भी आप अब बहुत जल्द ठीक, ऑफिस करेंगे अपना, राइट दुबई राइट में आपका राइट इरादा है, बाकी जापान में है, इसके राइट। अलावा भी कई जगहों पे, या सबसे बेस्ट क्या है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी आदमी सोचता है कि मुझे फॉरेन जाना है तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा। फॉरेन जाना एक वर्ड है सिर्फ। हम्म। कहाँ जाना है और क्यों जाना है? आपके पास एक स्किल है हम्म। और आपका स्किल कहाँ बेस्ट यूज होगा वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब जरूरी नहीं है कि आपका स्किल जापान में यूज हो सकता है आपका स्किल वो अफ्रीका में लगे। हम्म। लेकिन आप कह रहे हैं मुझे तो जापान जाना है, हम्म। फिर आपका जापान जाने का क्या फायदा? हम्म। अगर कोई माइनिंग का बंदा है या कोई गैस गैस का है, भाई जहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं है वहां पर माइनिंग एक्सपर्ट क्या करेगा? क्या करें? तो इसलिए ये जो एक, क्योंकि हम तो इतने सालों से यही कर रहे हैं, मेरे पास हर आदमी आता है वो कहता है यार मुझे फॉरेन भेज दे। हम्म। चाहे मेरे अपने मित्रगण हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, हर आदमी की एक इच्छा है कि यार मेरे बच्चों को आगे बाहर भेज दे। हम्म। तो हम यही समझाते हैं कि एक तो जाना क्यों है। जाना की। क्या आपने लोकल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ली? आपको क्या लगता है कि आज इंडिया में हाई पेइंग जॉब्स नहीं है क्या? हम्म। इंडिया में भी आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की जॉब्स हैं अवेलेबल। हम्म। 50 लाख वाली तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हम्म। जहाँ पे करंट कॉस्ट टू कंपनी है इस 50 लाख प्लस, ये तो एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। बिल्कुल। तो क्या आपकी अगर सैलरी 50 लाख है और आपका गुजारा हो सकता है? बिल्कुल। रहिए यहीं, हिंदुस्तान में रहिए, एंजॉय कीजिए, काम कीजिए। हम्म। अगर आपको महसूस होता है कि विजन एक अलग तरह की विजन है, मुझे उसके बाद इमिग्रेट होना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, हम्म। तो फिर एक वर्ड आता है कि हाँ भी चलो अब ठीक है, अब आप तैयार हैं। हम्म। आपका कोई यार दोस्त गया हुआ है, आप देखते हो कि उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम्म। उसने पीछे से घर बनवा लिया है, हम्म। माँ बाप के लिए गाड़ी ले दी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हम्म। जो आपके ट्रिगर पॉइंट हो जाते ट्रिगर हैं। पॉइंट हो जाता। जब आप कहते हैं यार कि आप मुझे भी भेज दे यार, हम्म। तो ये जब, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, ओके। तो वो जो पीछे से एक होड़ है कि यूएस जाना है, कनाडा जाना है, हाँ। ठीक है ना, वो एक ट्रिगर है। क्योंकि जब हम अपने आस पड़ोस को देखते हैं तो आप ट्रिगर्ड हो जाते हो कि मुझे ये करना है, करना है, उसने किया है, मुझे भी अब करना है। मुझे करना है। बस यही यही सब है कंचन जी। तो ये जर्नी है। बाकी आप जैसे जैसे, हम तो हमेशा, आप कोई भी किसी को कोई सवाल हो, हमारी कंपनी हायर पंडित है, आप हमारी वेबसाइट पे आइए, बहुत इन्फॉर्मेशन है। ओके। एजुकेशन सिस्टम पे अगर बात करें तो आप लगभग 18 साल से सर काम कर रहे हैं इसमें। 18 साल आप कंपनी रन कर रहे हैं, 2 कंपनीज, आपकी ये दूसरी कंपनी है। देखियो, मैं 27 साल का था जब मैंने कंपनी शुरू की, अरे वाह। वो भी यूएस में। अच्छा। और मैं मतलब चुनिंदा भारतीय कंपनियों में से हूँ जिन्होंने इंडिया से जाके फॉरेन में काम किया। हम्म। मतलब जो एक इन्वेस्टमेंट है, इनवर्ड की जगह आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट की। हम्म। आप मेरी शायद बात समझ रहे हो। यूजुअली क्या होता है, एक फॉरेन कंपनी इंडिया के पैसे लगाती है, हाँ, ठीक बिल्कुल है ना। सही। तो मैं मतलब, और एक अपने डोमेन की वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हूँ जिसने इंडिया से काम शुरू करके फॉरेन में जाके इन्वेस्ट किया है कि ये मेरी टेरिटरीज हैं और मुझे एक ग्लोबल कंपनी बनना है। हम्म। ये हमारा फर्क है। जापान और इंडिया की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कंचन हम्म। जी। देखिए, आप और मैं दोनों इंडियन स्कूल सिस्टम से हम्म। पढ़े हुए हैं। इंडिया में क्या होता है, यूजुअली करिकुलम बेस्ड सिस्टम है, हम्म। जो बुक्स दे दिया आपको, आप ये पढ़ो। हम्म। जापान में बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड या असाइनमेंट बेस्ड पढ़ाई है। ओके।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम्म स्किल अपलिफ्टमेंट की तरफ चलते हैं वो लोग, कि आपका स्किल कैसे बेटर किया जाए। मैं जब जापान गया, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 50 बार प्लस जापान जा चुका हूँ इंडिया अच्छा। से, ठीक है ना। मैं जापान रेजिडेंट भी हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा छोटे छोटे बच्चे बिना किसी निगरानी के, मतलब 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अपने आप मेट्रो पकड़ के अपने स्कूल जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ओके। ये हकीकत है। ये उस देश ने ये तारीफ, मतलब कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जब जापान आता है ना, तो हम तो कहते हैं जापान मेरी जान है, ओके। क्योंकि इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है उन्होंने हर चीज का, चाहे आप छोटे बच्चे हो हम्म चाहे बुजुर्ग हो। ये मैंने बात इसलिए इसके बीच में लेके आई, ये एजुकेशन है जो डीप रूटेड है उनके सिस्टम में, बिल्कुल। जिसने ये सिस्टम बनाया है। कहीं आप सोच रहे हो कि करियर में ये बुढ़ा और बच्चा क्यों ले आए, तो इसलिए लेके आए क्योंकि जो उनका पढ़ाने का नजरिया है या उनके असेसमेंट का तरीका है, वो उससे आपको अपलिफ्ट करता है। प्रैक्टिकल बनाया उन्होंने। बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप जो सोच नहीं सकते वो जापान कर चुका है। वो हमसे आज भी 30-35 साल आगे है। मतलब मैं, वो हर चीज से प्यार करते हैं। उनके लिए हर चीज, हर दिन विश्वकर्मा डे है। आप ये इक्विपमेंट है, माइक है, वो माइक के आगे आएंगे तो भी झुकेंगे, वो इक्विपमेंट को ऑन करेंगे तो झुकेंगे, वो बस आएगी तो झुकेंगे, ट्रेन आ रही है, जो ट्रेन का रेलवे का एम्प्लॉय है वो जैसी ट्रेन आएगी वो झुकेगा ट्रेन के आगे। मतलब इतना रिस्पेक्ट है। जैसे अगर आप कमरे में बैठे हैं, एक इकलौता जापानीज रूम, मतलब उसमें 15 लोग बैठे हैं, अगर उस रूम में कोई एंटर कर गया कंचन जी, 15 के 15 लोग उठ खड़े हो जाएंगे। ये नहीं है कि हम कहें यार हमारा रिश्तेदार नहीं है, कि हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये जापान ने आपको एजुकेशन दी है, बिल्कुल। ये कल्चर दिया है। तो ये जब आप ये फैक्ट सुनते हैं, जब आप देखते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो एकदम यूनिक हो जाता है कि यार जापान गए हैं तो मजा आ गया। आज के समय में अगर बात करें तो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जापान में सबसे अच्छा करियर का ऑप्शन क्या है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके। जापान अब खुल गया है। मैं पहली बार जब मैंने जापान में काम किया था, तो इनफैक्ट मैं कहूँगा भगवान, गॉड इज़ वेरी काइंड। भगवान ने हमेशा झोली भर के ही दिया है। तो इनफैक्ट 2007 में मेरा पहला क्लाइंट जापान में भी था। अच्छा। जब मैंने कंपनी शुरू की, तो इनफैक्ट मतलब हमने ऐसे ही माइंडसेट था कि फॉरेन कंपनीज के साथ काम करना है। बेस आपका कुछ भी हो, एक ऐसी कंट्री में बैठ के काम करना है जहाँ से आप सर्विस दे सकें। ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड कंपनी बनानी है, और जहाँ से आप बैठ के एक, जिसको हम टेक्निकली ऑफशोर मॉडल बोल देते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की लैंग्वेज में। तो हेल्थ केयर है, आईटी है, इंजीनियरिंग है। आप जब भी गाड़ियों की बात करते हैं आप कहते हैं जापानीज इंजीनियरिंग है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मतलब हम बचपन से निटेंडो वीडियो गेम्स की बात करते आ रहे हैं, हम पोकेमॉन की बात कर रहे हैं, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं ना हमारा समय, आज तो चलो हर तरह की, मैंने भी आई वॉच पहनी हुई है, सबने बहुत कुछ पहना हुआ है, लेकिन आज से 30 साल पहले अगर आपसे कोई समय पूछता था, तो आप कहते थे अगर सीको की घड़ी पहनी हुई है तो सही वक्त बता रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जापान और समय साथ साथ चले। ओके। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जापान से आई हैं। तो आप, जब हम इंडियन प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि इंजीनियरिंग है, आईटी है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर है। और इनफैक्ट 2020 के बाद, ओलंपिक्स के बाद और कोविड के बाद, जापान घूमने वालों की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ गई है भारतीयों की। बढ़ गई है। उनको अब टूर ऑपरेटर भी चाहिए, जो भारतीय टूर ऑपरेटर हों। उनको शेफ भी चाहिए जो वेजिटेरियन फूड बना सके। उनको बाइलिंगुअल बंदे चाहिए जो हिंदी और जापानीज बोल सकें, क्योंकि ये इंटरफेस है। वहाँ इंग्लिश तो नहीं चलती जल्दी, तो इसलिए जापानीज चलती है। तो इंटरफेस है। अब अगर आप इंटरफेस है, तो इंटरफेस आपका बाइलिंगुअल है, तो आपको जापानीज तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो जापान की जितनी भी कंपनी है, क्योंकि आप, मुझे लगता है काफ़ी समय आपने जापान में बिताया है, आपकी बातों से यही लग रहा है, तो जापान में सबसे ज़्यादा इंडियंस की जो डिमांड है, प्रोफेशंस की जो डिमांड है, वो किस इंडस्ट्री में है? देखिए, इंजीनियरिंग एंड आईटी एंड इंजीनियरिंग ये बहुत की है, क्योंकि उसका कारण भी है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि
जब जापान बहुत डेवलप्ड नेशन है, हम्म डेवलप्ड नेशन है तो जापान की जो जो टेक्नोलॉजीज है ऑब्सोलीट हो रही हैं। हम्म जापान ने वो काम 1980 में कर लिया जो अब हम कर रहे हैं। हम्म अब क्योंकि चीज पुरानी हो गई है, बिल्कुल। अब जब चीज पुरानी हो गई है तो उसको बदलने के लिए लोग चाहिए। के पास अपने लोग तो कम है हम्म क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग है और लोग शादियां कम करते हैं। उसके कई रीजंस हैं, वो कभी बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जब सारी बातें हैं तो इंजीनियरिंग एंड आईटी हम्म दे आर द की पॉइंट्स। इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम्स में भी बहुत चेंज है कंचन जी। आप जो बैंकिंग है, जो मतलब वो बैंक्स को आगे, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम है, यूपीआई पेमेंट्स हैं, वहाँ नहीं है ये, ओके, वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। जापान आज भी कैश करेंसी है। मतलब ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स बना रखे हैं कि एक वहाँ सूक्ष्म कार्ड्स आते हैं, मतलब आप उससे ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं, आप स्टोर्स में भी पैसा डाल सकते हैं, उस कार्ड को आप रिचार्ज कराते रहते हैं। लेकिन बहुत जगह आज भी सिर्फ कैश एक्सेप्ट। तो मतलब जापान में अगर मैं, जब सपोज मैं 15 दिन के लिए जाता हूँ तो मेरे पास इतना कैश, मेरे इतने सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं वापसी पे। क्योंकि हर जगह आप जाते हैं, आप कुछ भी पैसे देते हैं और आप जल्दी में होते हैं, क्योंकि हम लोग फिर भी फॉरेनर्स हैं, हम वापस तो कहीं ना कहीं हम कोशिश होता है कि भी बाद में कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, हाँ। आगे जाना है। तो बहुत सारे कैश सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। तो कैश इज स्टिल वेरी प्रेवलेंट इन जापान। जापान में इंडियन स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स के लिए अगर हम बात करें कि वहाँ उनके रहने की कैसी व्यवस्था है, किस तरह का वहाँ पे रहता है रहने के लिए? देखिए, एक वर्ड है महंगा, तो जापान के लिए वो वर्ड यूज होता है कि भाई महंगा है। जब कहते हैं ना, क्यों महंगा है? क्योंकि लैंड कम है और फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है। ओके, इसीलिए महंगा है। इसलिए महंगा है। जब जगह ही नहीं है और उसी जगह को आप उसकी बेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो मतलब आप मान लीजिए एक बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है, 1 बेडरूम या लाइक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, वो मतलब जैसे डाउनटाउन बोलते हैं यूजुअली, या सिटी सेंटर जो टोक्यो स्टेशन से करीबन मतलब 40-50 मिनट पे है, तो वो फिर भी आपके अफोर्ड, जैसे जैसे आप टोक्यो स्टेशन के पास आते रहेंगे, जो आपका जो किराया है वो बढ़ता रहेगा। तो अच्छा। जितना जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाते रहेंगे, आपका किराया कम हो जाएगा। कम हो तो जाएगा। यूजुअली मतलब अगर आप बिल्कुल सिटी सेंटर में रहना चाहते हैं तो आपका करीबन लाख रुपए, 1.25 लाख आपका रेंटल है, प्लस यूटिलिटीज, गैस, वाटर, मतलब इवन इनफैक्ट ट्रेन्स भी बहुत महंगी हैं। ओके। लोकल ट्रांसपोर्ट सब वही यूज़ करते हैं लेकिन महंगी है। मतलब मान लीजिए जैसे अगर कोई यहाँ से मतलब इंडिया से अगर जापान जाता है तो उसको फिर मतलब पूरा अपना इंतजाम करके जाना होगा, इस सोचकर कि भाई ऐसा नहीं कि वहाँ महंगा है, वो महंगा है, महंगा है। और धीरे धीरे आप रहने लग जाते हैं, आप कमाते हैं तो आप यूज हो जाते हैं सिस्टम के। नहीं, ये भी मुझे लगता है लाजमी सी बात है कि अगर वो महंगा है तो वहां पर जो सैलरीज होंगी वो भी अच्छी होंगी। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, हाँ, क्योंकि सही पकड़े हैं, जब आप अच्छी सैलरी देंगे तभी तो हम अफोर्ड कर पाएंगे बिल्कुल ना। सही पकड़े हैं। हाँ। सैलरीज बहुत बढ़िया है। सैलरीज बहुत बढ़िया क्योंकि है। देखिए, कोई भी फॉरेन कंट्री में काम क्यों करेगा इफ यू आर द बेस्ट माइंड। अगर आप बेस्ट माइंड नहीं है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, तो आपको एक फॉरेन कंपनी क्यों हायर करेगी? बिल्कुल सही बात। तो जब आप बढ़कर काम करते हैं और आप देखते हैं कि कोई भी वो काम नहीं कर सकता आपसे बेहतर, तो फिर सैलरीज तो एक बहुत छोटा सा नंबर है और बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज हैं वहाँ पर। तो सैलरीज यूजुअली अच्छी हैं। मतलब अगर आप एक डिसेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें, जिसको मतलब 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो करीबन लोकल 60 लाख से 80 लाख येन की बात कर रहा हूँ, हम वहाँ मिलियंस बोलते हैं कि 5 to 7 मिलियन येन के आसपास उसकी सैलरी होगी। और धीरे 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 वो, जैसे ही आप यहाँ पर भी हम इंडिया में बात करते हैं कि जैसे ही आप की सैलरी 50 लाख या 70 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो जॉब्स कम हो जाती हैं। तो वैसे भी जैसे वहाँ पर भी 10 मिलियन येन मतलब 1 करोड़ लोकल येन करेंसी में अगर आपकी सैलरी हो गई है तो धीरे 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 वो कम हो जाएगी। बहुत से लोगों को एक और प्रॉब्लम आती होगी, मुझे लगता है ये आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जैसे अगर हम भारत से जापान जाते हैं तो एक कल्चर का बड़ा वो आता है कि यहाँ अलग कल्चर, वहाँ बिल्कुल अलग कल्चर, तो क्या डिफरेंस रहता है? कल्चर की बात बताएं। देखिए, कल्चर तो एकदम अलग है, एकदम अलग है। और लेकिन
आप महसूस करेंगे कि आप एक अलग देश आए हैं। मैं वैसे एक और स्टेटमेंट भी देता हूँ यूजुअली सबको, कि आप पहले 10-15 कंट्री हो आओ और फिर जापान जाओ। आपको एयरपोर्ट से उतर कर ही आपको जो फर्क है आपको समझ आ जाएगी कि आप जापान आ गए। मतलब कैसे, ये थोड़ा सा मैं वही describe बता रहा हूँ आप कल्चर, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि वो हर चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट कर। जैसे वो आपका सूटकेस आएगा, वो सूटकेस आपका कैसे संभाल के उतार रहे हैं, कैसे वो बेल्ट पे डाल रहे हैं, लगेज बेल्ट के ऊपर, और वो कैसे वो आप आगे सिस्टम पकड़ेंगे, उससे आपको धीरे 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 हर आदमी क्यू में है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, कोई रश्त अपनी, ये कल्चर है। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ बातचीत है, क्योंकि आप कल्चरली इम्बाइब्ड हैं कि मुझे लाइन में चलना है। और आप जब हम धर्म की बात, क्योंकि कल्चर में एक वर्ड आया था धर्म भी, धर्म, बिल्कुल। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सुंदर श्राइन्स हैं, अच्छा। इतनी मान्यता वाली श्राइन्स हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मंदिरों के बाहर हमारे लॉकेट बिकते हैं कि ये बिजनेस के लिए है, ये पढ़ाई के लिए है, ये एक्सीडेंट ना हो उसके लिए है, सेम चीज जापान में है। अच्छा। हाँ। तो आप जब किसी भी बड़े मंदिर से निकलेंगे तो आपको वो बाहर आपको मिल जाएगा, डिफरेंट तरह के लॉकेट्स होंगे कि आप अपने हिसाब से जो आपकी समस्या है आप उस हिसाब से वहाँ पे भी धागा बांधते हैं, वहाँ पे भी पर्ची बांधते हैं। मतलब धूप बत्ती तो नहीं होती, लेकिन आप अगरबत्ती करते हैं मंदिर में जाकर, उसको श्राइन बोलते हैं। और लोग और आप देखेंगे इनफैक्ट इन टोक्यो एकदम स्काई स्क्रैपर्स हैं। ओके। और बिल्कुल स्काई स्क्रैपर्स में कई एकड़ की श्राइन है, या एक मंदिर, एक बिल्कुल पार्क बना रखा है जो बिल्कुल कटा हुआ है, जिसके अंदर सिटी का शोर ही नहीं है। अच्छा। ये जापान कर सकता है सिर्फ। मतलब आप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं इतनी हसल बसल है, और अचानक से आप एक पार्क देखते हैं, आप अंदर घुसते हैं और आप देखते हो कई एकड़ों का पार्क है, लेकिन शोर कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत। आप अपना पीसफुली बैठिए, आराम कीजिए, कुछ मर्जी कीजिए। ये एक जापान के कल्चर का पार्ट है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें लैंग्वेज और कल्चर के बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी, हम भी सिखाते हैं हायर पंडित के थ्रू। हमारी एक पार्टनरशिप है, एक बहुत पुरानी मतलब लैंग्वेज स्कूल है टोक्यो में, सन एकेडमी के नाम से। हायर पंडित के साथ उनकी पार्टनरशिप है। अगर किसी को लैंग्वेज सीखनी है तो हम लोग आप सबको मतलब उनको सन एकेडमी को हम रेफर कर सकते हैं, और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है वो। ठीक है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको लोकल दोस्त बनाने हैं। जापान बहुत क्लोज्ड कल्चर है, दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। हाँ, आप आइसोलेटेड फील करेंगे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो। लेकिन जो एक भगवान ने या हम ह्यूमंस को मिला है इमोशन, आपके इमोशन राइट हैं, तो कोई ना कोई जापानी समझ जाएगा ये साफ आदमी है, इसके साथ में उठ बैठ सकता हूँ। तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है। क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हो गए। फिर आप, क्योंकि वहाँ बहुत कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, आप वहाँ जाइए जहाँ पे आप लोकल जापानीज में को मिलेंगे। आप देखेंगे जापानीज में टी सेरेमनी बहुत बड़ी चीज होती है। चाय पिलाना, मतलब एक उसको टी सेरेमनी बोलते हैं। मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप बैठ के चाय पी रहे हैं। अच्छा। मतलब बहुत बड़े बड़े जेन गार्डन्स बने हुए हैं जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टी सेरेमनीज के लिए वो मतलब लाउंजेस हैं, मतलब पुराने स्टाइल के जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर आप बैठ के आप चाय पीजिए, जापानीज के साथ जापानीज स्टाइल में बैठ के चाय पीजिए, और आप देखिए क्या आनंद है। अच्छा। वो एक अलग ही देश है वो। मतलब आप मेरी आवाज से समझ सकते हैं। नहीं, मैं आपको देख के ही समझ रही हूँ। मतलब मुझे तो खुद लग रहा है कि नहीं, वाकई आप जैसे बता रहे हैं जापान के बारे में, तो बहुत अच्छा, मतलब अलग ही है। बहुत अलग है। और देखिए, स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स अगर वो सोच रहे हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखिए। अगर आपने हायर पंडित के पास आना है, आप कहते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, आप कोई अपॉर्चुनिटी बताइए, हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लैंग्वेज जरूरी है। लैंग्वेज के बाद हम आपको ट्रेन करते हैं कल्चरल अडेप्टेबिलिटी के लिए भी, कि भाई जब कोई भी आदमी आता है, आपको एक बारी झुकना है, रिगार्ड देना है, फिर पोलाइटली बात करनी है,
आपको हायरार्की सिस्टम को समझना है, उसको फॉलो। जो आदमी सिस्टम को पसंद करता है ना, वो जापान रह सकता है। ओके। जो फ्लेक्सिबिलिटी पसंद कर रहा है, यहाँ बेटर है। अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अब पूछने जा रही हूँ, जितने भी हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पॉडकास्ट को इस वक्त देख रहे होंगे, आपका गोल्डन एडवाइस उनके लिए क्या होगा? मतलब क्या करना चाहिए लाइफ में, कहाँ जाकर रुकें, कौन सा देश चुने, कहाँ जाकर क्या कर सकते हैं? कंचन जी, ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं, मैं सबसे पहले कहूँगा आप अपना फोकस डेवलप कीजिए और मेहनत करने की यथाशक्ति लेके आए। जो यूथ है आज का, वो मेहनत से भाग गया। आई एम सॉरी टू से, मतलब आप कोई, मतलब मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन एक ये फैक्ट बात हो रही है बिल्कुल। कि यूथ आजकल एआई की तरफ भाग रहा है। वो कोई भी होमवर्क हो बच्चों का, कुछ भी हो, असाइनमेंट बनाना है, कुछ करना है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भाग रहे हैं। अपना दिमाग यूज करना बंद कर दिया। पहला, अपना दिमाग यूज कीजिए। जब आपका दिमाग चलेगा तो आपको पता है कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। आज की डेट में मैंने 20 साल में हर तरह के लोगों को एम्प्लॉय किया है। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे फादर साहब मेरे को, जब हम लोग निश की बात करेंगे यहाँ, तो हम जब बड़े हो रहे थे कॉलेज में, उन्होंने मेरे से बैठ के पूछा, प्यार से विक्के बोलते थे मुझे, कहते पंजाबी में, कहते विक्के, इंग्लिश टीचर और संस्कृत टीचर ढूंढना हो तो आसान कौन सा है? तो मैंने कहा इंग्लिश टीचर। और अगर संस्कृत टीचर ढूंढना हो, मैं कहा मुश्किल है। मैं कहा क्योंकि निश है वो। और कह रहे अगर पैसे कौन ज़्यादा लेगा? मैं कहा संस्कृत टीचर, क्योंकि वो तो वहाँ 10 इंग्लिश टीचर खड़े हैं, यहाँ एक संस्कृत टीचर खड़ा है, रेयर है। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें अपने हिसाब से समझाया कि निश, अगर आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और आपके पास निश है, तो सारी दुनिया आपको, आपके आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। इसलिए मेरे, जो आपने सवाल किया बच्चों को क्या फोकस करना है, अपना निश डेवलप करें। आप संस्कृत टीचर बन जाओ यार। किसी ने कहा थोड़ी है कि रोबोटिक्स इंजीनियर में ही पैसा है। बिल्कुल। आप बेस्ट स्कॉलर बनिए। अगर आपको रोबोटिक इंजीनियर बनना, आप रोबोटिक इंजीनियर बनिए। आपको टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बनना, आप टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बनिए। आपको बिजनेस करना, आप बिजनेस कीजिए। लेकिन आप अपने आप को एम्पावर कैसे करते हैं? लोन की तरफ मत भागिए। ये एक बहुत जेंटल एडवाइस है सभी के लिए। पहले कुछ काम कीजिए, अपने पैर बिल्कुल मजबूत कीजिए और फिर अपने को समय दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी, कंचन जी, एक्सीडेंटल रिक्रूटर हूँ। जब मैं नौकरी करता था तो मैं आईटी सेल्स करता था। अच्छा। और जब मैंने अपनी कंपनी सोर्स पंडित खोली पहले, तो मैंने भी वही किया कि यार मैं वही करूँगा, आईटी बेचूंगा। लेकिन 3-4 महीने में समझ आया कि हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए। तो अब समझ आया कि अब अपने आप को कैसे इंडस्ट्री बनाना है। कैसे इंडस्ट्री? तो एक एचआर ऐसे लगा कि अब इसमें पैशन डालना है। और जब पैशन से काम किया तो आपके सामने बैठे हैं आज। बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि यंगस्टर्स अपना पैशन देखें, उस पर फोकस करें, मेहनत करें। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जो काम करना है आप कीजिए, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल। आपको सेल्फ मदद करनी पड़ेगी। जब आप एक लेवल पे आ जाएं तो आप अपने रिसोर्सेज हायर कीजिए जो आपके साथ आपकी विजन को आगे बढ़ा सकें। देखिए, एट द एंड तो यही काम है। बिल्कुल। एक कोई ना कोई विजनरी है जिसकी एक विजन है, वो रास्ता ढूंढता है। या तो आप अपना रास्ता बना लें या उस विजनरी को सलाम ठोकें और उसके साथ चलें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जापान को लेकर जिस तरह से आपने बताया, तो मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो जब भी आप सोचेंगे कि नौकरी फॉरेन में जाके करनी है, तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जापान उनके मन में ज़रूर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को भी जापान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी वेबसाइट है www.hirepandit.com। उसको विजिट कीजिए, उस पर बहुत इंफॉर्मेशन है। आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्यों जाना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, किसी भी देश जाइए, पहले प्रिपेयर हो जाइए।
सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड फैमिली प्रिपेयर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि जो सबसे पहले शुरू किया था हमने कि सबसे मुश्किल काम जो है वो यही है कि भाई नौकरी कहाँ करनी है, कैसे ढूंढनी है, क्या सैलरी होगी, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल गए होंगे। कहाँ जाकर आपको करनी है इसका तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर ने अपनी वेबसाइट बताई है, वहां पर जाकर आप जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप सारी जानकारी आप पा सकते हैं, और अगर बात करनी हो तो बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू, करके। थैंक यू सो मच। अरिगातो थैंक यू। गोजाइमासु। थैंक यू।